जीवन से जरूरी क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आइए संविधान नामा के एपिसोड नंबर 34 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण भाग की जिसे हम संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। राज्य के नीति और निदेशक तत्व, इसका सामान्य अर्थ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान निर्माताओं ने राज्य को नीतियां बनाने के लिए, नीतियों का कल्याणकारी रूप तैयार करने के लिए, खास करके संविधान निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने सभी लोगों की सहमति से बहुत मूल्यवान बहुमूल्य विचारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस भाग की रचना की, इस भाग को संविधान में समाहित किया। राज्य किस प्रकार की नीतियों का गठन करेगा, किस प्रकार से भारत के नीचे तबके से लेकर के सभी व्यक्तियों तक समान योजनाओं का लाभ मिल सके, नीतियों का लाभ मिल सके, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात संविधान निर्माताओं ने किया। आइए हम जानते हैं क्या कहा गया है संविधान के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी सामान्य जानकारी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था आयरलैंड राज्य से लिया। नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य, ये किस लिए इसको लिया गया, इसका क्या लक्ष्य है, आइए हम इसको जानते हैं। इसका लक्ष्य है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित कल्याणकारी राज्य समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श हम सभी भारत के लोग तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी सरकारें, जो विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो नीति निर्देशक तत्व सरकार जो है अपने अपने राज्यों में और केंद्र में लागू करे। यह लागू होगा तभी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के लक्ष्य को हम भारतवासी प्राप्त कर सकेंगे। नीति निर्देशक तत्व में अंतर्निहित शानदार संदेश, शानदार उद्देश्य, इसका उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों में वे आदर्श निहित हैं जिसको प्रत्येक सरकार अपनी अपनी नीतियों के निर्धारण और किसी मुद्दे पर कानून बनाने में सदैव ध्यान रखेंगे। इसमें आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सिद्धांतों और अंतर्निहित जो भारत में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हैं, उन सभी को शामिल किया जाएगा। संविधान सभा की बैठक में, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व पर बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत मूल्यवान विचार हम सभी को दे करके गए हैं। उन्होंने कहा संविधान सभा की बहस में, ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। कैसी भी विशेषता है? अनोखी, बिल्कुल मूल्यवान, अनोखी, बहुमूल्य विशेषता है। इसमें कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्व पर अपनी बात स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, हमारा संविधान संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करता है। हमारा संविधान संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना करता है। संसदीय लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट। संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था का अर्थ है एक व्यक्ति एक वोट।
हमारा यह भी तात्पर्य है कि प्रत्येक सरकार अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में एक विषय में के अंत में, जबकि मतदाताओं और निर्वाचक मंडल की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। कसौटी पर कसा जाएगा कि सरकार ने कैसा कार्य किया है और कैसा कार्य नहीं किया है। ये कसौटी है जो है नीति निषेध तत्व। आगे डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य यह है कि हम कुछ निश्चित लोगों को यह अवसर दें कि वे निरंकुशवाद को कायम रख सकें। जब हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, ऐसा नहीं है कि जो हम कुछ लोगों को शासन की व्यवस्था, जो निश्चित लोगों को राजनीति में जो अवसर दिया गया है वो लोग निरंकुशवाद को कायम रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, हम सभी ने, हम भारत के लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की है। तो हमारी यह भी इच्छा है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, तो हमारी यह भी इच्छा है कि आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श भी स्थापित हो। जैसा कि हमारे भारत में आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक स्थिति 80% लोगों की आर्थिक स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब है, बहुत मुश्किल होती है उनकी दिनचर्या, उनके एक अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं वो आर्थिक विषय पर कोई बात ही नहीं करती हैं। कोई मुद्दा नहीं होता है चुनाव में कि आम व्यक्ति के आय, प्रतिदिन के आय की सुधार में हम क्या कदम उठाते हैं, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं होता है। हमारे सरकारों के जो घोषणा पत्र होते हैं उनका बस अलग ही अपना एक हवा में मुद्दा बनाया जाता है, जिससे कि हमारे भारत का कोई हित नहीं होता है, हमारे भारतवासियों का कोई आधारभूत विकास नहीं होता है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास कोई निश्चित तरीका है जिससे हम यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सके। डॉक्टर अम्बेडकर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई निश्चित तरीका है जिससे हम आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हो। विभिन्न ऐसे तरीके हैं जिसमें लोगों का विश्वास है कि आर्थिक लोकतंत्र लाया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो व्यक्तिगत उत्कर्ष को सबसे अच्छा आर्थिक लोकतंत्र समझते हैं, और बहुत से लोग हैं जो समाजवादी समाज की स्थापना को सबसे अच्छा आर्थिक लोकतंत्र मानते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कम्युनिज्म की स्थापना को सबसे अच्छा आर्थिक समाजवाद का रूप मानते हैं। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए आर्थिक लोकतंत्र लाने के विभिन्न तरीके हैं। हमने जो भाषा प्रयुक्त की है उसमें जानबूझकर नीति निषेध तत्वों में ऐसी चीज रखी है जो निश्चित या अनमित नहीं है। हमने इसलिए विभिन्न तरीकों से आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श तक पहुंचने के लिए चिंतनशील, बहुत बड़े शब्द का प्रयोग डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में किया। चिंतनशील व्यक्ति, चिंतनशील लोगों के लिए पर्याप्त स्पेस मतलब पर्याप्त स्थान, पर्याप्त जगह उन्होंने छोड़ा है। इस संविधान की रचना में हमारे वस्तुतः दो उद्देश्य हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इस संविधान की रचना में हमारे प्रमुखतः दो उद्देश्य हैं। नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र का रूप निर्धारण करना, राजनीतिक लोकतंत्र का जो है रूप निर्धारण करना, और दूसरा उद्देश्य है यह स्थापित करना कि हमारा आदर्श आर्थिक लोकतंत्र है। हमारा जो आदर्श है वो आर्थिक लोकतंत्र है, और इसका भी विधान करना कि प्रत्येक सरकार जो कोई सत्ता में हो, प्रत्येक सरकारों को किस प्रकार जो है निर्देश दे रहे हैं संविधान सभा के माध्यम से, प्रत्येक सरकार जो कोई भी सत्ता में हो आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगी। संविधान निर्माता के माध्यम, संविधान बैठक के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि जो भी सरकार हो वो आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगी, उसका काम करेगी, जबकि ऐसा इन दिनों में हमें कहीं कुछ नजर नहीं आता। आर्थिक लोकतंत्र की तो बात ही नहीं कहीं है, और दुख की बात तो यह है कि इस समय हमारी जो वर्तमान जीडीपी है वो -23% पर है। ये सबसे दुखद है,
हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि हमारा देश जब गर्त में जाएगा, हमारी जीडीपी जब माइनस में, वो -23% जाएगी, तो आर्थिक लोकतंत्र की तो सवाल ही नहीं, बात ही नहीं कहीं उठती है। किस प्रकार से हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं, इस विषय में हम सभी को विचार करना है और इस पर काम करना है। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए नीति निषेध तत्व की बात की है। संविधान सभा में चर्चा की बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र 3 बातों पर मुख्यतः जो है निर्धारित है, वो है व्यक्तिगत समाजवाद और कम्युनिज्म और चिंतनशील व्यक्तियों के लिए मुख्य स्पेस उन्होंने दिया। और ये सारे तरीकों को जो है सरकारें अपने अपने राज्य में नीति निषेध तत्व, जब नए कानून बनते हैं, किसी मुद्दे पर कानून बनते हैं, तो इन सभी को जो है लागू करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम आदर्श आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए चिंतनशील व्यक्तियों को स्पेस दिया गया है और यह एक वैज्ञानिक सोच, दूरदर्शी विद्वान को दर्शाता है। एक दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर और उन्होंने पर्याप्त स्पेस दिया है चिंतनशील व्यक्तियों के लिए। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें चिंतनशील व्यक्तियों का सुझाव लेकर के अपने लोकतंत्र, अपने आर्थिक स्थिति, अपनी जीडीपी को सुधारेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एपिसोड नंबर 35 में राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार यह एक एक मुद्दे को फॉलो करती है, इस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यह एक सामाजिक पहल है और हम एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बने, जिससे कि हम अपने देश, अपने समाज को आगे ले जा सकें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।